जो रेफरेंस हमने प्रीलिम्स के लिए लिया था वही हमें मेंस के लिए भी लेना है। मेंस में आपका एक ऐसे का पेपर होता है जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। उसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो ऐसे में जो है पहले बहुत फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाया करते थे, मगर लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द क्वेश्चन ऑन रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप अपने आप से बनाकर कुछ नहीं लिख सकते। जब अगर आपको पता है तभी ऐसे अटेम्प्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो आपसे जो इस साल जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथी, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप इस तरह के 10-12 टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है उसकी इतना जानकारी इकट्ठी करिए कि आप उसमें करीब 1000 या 1200 आप वर्ड्स लिख सकें। और ऐसे में आप कोशिश करें, जब हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं तो दोनों ऐसे एक ही जैसे ना हो, या क्योंकि दोनों ही ऐसे अगर आपने फिलोसॉफिकल लिख दिया, दोनों ही ऐसे अगर आपने इन्फॉर्मेशन टाइप लिख दी है, तो कई बार अनकॉन्शियसली हम अपनी ही बातों को पैराफ्रेज करके दोनों ऐसे में लिखते रहते हैं। चीजें सेम होती हैं, आइडियाज सेम होते हैं, क्योंकि आप एक फ्लो में लिख रहे होते हो, मगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अलग जा रहा है। तो आप कोशिश करें जैसे कि एक फिलोसॉफिकल और एक थोड़ा टेक्निकल, अगर इस तरह लिखेंगे तो आप अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने एक्सप्रेशन को रिपीट नहीं करेंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनरल स्टडीज के जब पेपर्स की बात करें तो पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज जो है वो पेपर 1 का एक लार्जर हिस्सा है। रेफरेंसेस जो है मोरलेस हमारे जो हमने पहले पढ़े थे रेफरेंसेस उन्हें ही रखना है। पेपर 2 जो है वो आपका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 का हिस्सा है। बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है पेपर 2। तो उसके अंदर सिर्फ लक्ष्मीकांत हमारी पढ़ लेने से या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कुछ नोट्स पढ़ लेने से हम खुश नहीं होंगे। न्यूज़पेपर से जो उसका जो एडिटोरियल एनालिसिस आएगा उसके ऊपर एक आपका एक उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और एक अपना ओपिनियन बनाना जो है वो पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा सेंट्रल एस्पेक्ट है उसका, और उसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होगा, सिर्फ पेपर 3 के लिए नहीं होगा, बल्कि जो ऐसे है और जो दूसरी जगहों पे जो फॉर्डर पॉइंट की हमें जरूरत होती है वो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे से काफी हद तक कवर हो जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें बहुत थोरोली करना है, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक सर्वे की लाइंस को एज इट इज उठाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है यूपीएससी में। तो इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 का हिस्सा है, जिसमें आप विजन वगैरह अलग अलग पोर्टल्स के जो नोट्स आते हैं उसको रेफर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक हिस्सा है पेपर 3 का, जिसको अगर कोई रिसेंटली अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो उसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स जो टाइमली आती हैं उसमें अलग अलग डिजास्टर से निपटने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उसको आप थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा। जो पेपर 4 है दैट इज ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का जो पेपर है उसमें किसी किताब का रट के पढ़ने के और उसको फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के बजाय उस चीज को इंटरनलाइज करके अगर आप अपना ओपिनियन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसे के अगर आप जनरल स्टडीज पेपर 4 के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि आप अपने आप से इतना खूबसूरत आंसर दे सकते हैं कि फिर आपको किसी भी ऑथर की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट के लिए बाजार में कुछ किताबें अवेलेबल है, उसको आप रेफर करिए। केस स्टडीज जो है वो पेपर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। केस स्टडीज हमें करनी है। केस स्टडीज को लिखने का तरीका होता है, तो आप बाजार से कुछ किताबें ले सकते हैं जिसमें केस स्टडीज अलग अलग तरह की होती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज ऐसी होंगी जिसमें आपको ये अज्यूम करवाया जाएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कुछ केस स्टडीज ऐसी होंगी जो आपको एक लेमैन की तरह किसी बात को डिसीजन लेने के लिए करती हैं। तो जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है। आपका इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ पूरी स्टेट मशीनरी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी आपकी अथॉरिटी में है, तो आप उसको यूज करके जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी के साथ आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये जो सारे नुआंसेस हैं ये प्रैक्टिस करके आएंगे, अलग अलग केस स्टडीज को पढ़कर आएंगे, तो उसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी रखें। उसके अलावा आपका ऑप्शनल पेपर है।
अब सवाल ये आया कि ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो ऑप्शनल में मोरलेस अगर आप अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अगर उसका सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी से बीए किया था, साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी अपना ऑप्शनल रखा। ऑप्शनल पेपर में जो पेपर 1 है वो काफ़ी हद तक फंडामेंटल थियोरेटिकल होता है, और जो पेपर 2 है वो उसका एप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं अपने साइकोलॉजी की बात करूं तो हालांकि मैं ग्रेजुएट हूं, लेकिन फिर भी मैंने ज्योग्राफी साइकोलॉजी की 11th एंड 12th की पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी, और उसके बाद में फिर जो साइकोलॉजी की कुछ जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे बैरन फॉर जनरल इंट्रोडक्शन टू जनरल साइकोलॉजी उसको पढ़ा, और मैंने एटकिंसन एंड फेल्डमैन भी साइकोलॉजी के लिए रेफर किया था। और जो पेपर 2 है उसके लिए स्मारक स्वेन की साइकोलॉजी की किताब मोर देन इनफ है, और उसको पढ़ के पेपर 2 अच्छे से किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि स्मारक स्वेन बहुत ही ल्यूसिड आसान तरीके की लिखी हुई किताब है, तो लोग पहले स्मारक स्वेन पढ़ने लगते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले पेपर 2 साइकोलॉजी ऑप्शनल का करने के बजाय आप पेपर 1 करें, क्योंकि पेपर 1 के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करके आप पेपर 2 को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर 1 में जो एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड मेकिंग, एटीट्यूड चेंज, एंड व्हाई एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर डिफरेंट डीलिंग्स। अगर आप एटीट्यूड के ऊपर अगर आप अच्छे से अपना फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो बाद में अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के जरिए इनकरेज किया जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए साइकोलॉजी प्रिंसिपल किस तरह यूज किए जाएंगे, तो ऐसे में जो आपने एटीट्यूड चेंज का जो पेपर 1 में पढ़ा था उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के जरिए आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो पहले पेपर 1 में अपनी अच्छी मजबूती के साथ फंडामेंटल क्लियर कीजिए, उसके बाद में पेपर 2 की हम तैयारी करेंगे। इन सारी रेफरेंसेस के डिस्कशन के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कुछ ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी कीमत पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक टाइम लिमिट में रह के आपको टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन 7 to 8 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन हर हालत में कंप्लीट करना है। तो स्टॉप वॉच रखकर अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और पहले आप एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन 7 मिनट में कंप्लीट हो, और फिर 3 घंटे के हिसाब से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या 3 घंटे में आप पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे इनसाइट ऑन इंडिया जो है अलग अलग करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे रोज क्वेश्चन बना के देते हैं, और उसमें फिर स्टूडेंट अपने आंसर्स भी लिखते हैं जो एस्पिरेंट है। इसी तरह सिविल्स डेली है, वो पेपर जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दूसरे लोग इसमें अपने आंसर्स अपलोड करते हैं, तो उसमें कई बार ये हो सकता है कि कुछ अच्छे आंसर होते हैं जिसकी वजह से आपको भी पता चल सकता है कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें आपकी आंसर राइटिंग की जो मेच्योरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको अलग अलग तरीकों से एक आंसर को एक वन एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी डिल्ट इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डिल्ट, वो आप एक अच्छे तरीके से सीख पाएंगे।